हेलो छत्तीसगढ़। तो 3 मार्क्स का सफर चल रहा है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। जो मेन एग्जाम आपका है फिजिक्स है, क्लास 12 का फिजिक्स है। तो 3 मार्क्स का आज डे 3 और डे 4 में आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए मैंने सोचा कि मॉडल पेपर और आदर्श पेपर के जो उत्तर के जो सेट है बेटा, उसको मैं एक बार अपने ओवन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा रिविजन होगा और थोड़ा सा पढ़ने में भी मन करेगा। तो 3 मार्क्स का भी क्लियर हो जाएगा और आपको देखने को भी समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सेट बी मतलब सेट 2 लेकर आया प्रबोध मॉडल का। हम बात कर रहे हैं 3 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो 11 नंबर से लेकर 22 नंबर तक का कुछ क्वेश्चन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहा है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है बेटा, तो दोस्तों तक पहुंच पाए। फिजिक्स एग्जाम से पहले बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए बेटा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है और इट्स ओके, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, ठीक है। इग्नोर तो कर नहीं सकते अपन किसी चीज को, ठीक है, इग्नोर तो कर नहीं सकते। तो चलिए अपन बात कर रहे हैं 11 नंबर से लेकर 22 तक का। लॉजिक गेट का वीडियो अलग से बताऊंगा और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के कुछ ऐसे यूनिट है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा या आपका डेरिवेशन नहीं बन रहा, कोई ऐसा डेरिवेशन है जो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप पिन करिएगा, मैं जरूर आपको उस डेरिवेशन को आज रात तक का समझा दूंगा। अभी 3 मार्क्स का सफर में हूं मैं, देखता हूं कब तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई 11 नंबर में क्वेश्चन क्या है सेट बी में। क्वेश्चन है आपका पराबैंगनी किरणों के 4 गुण लिखिए और ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है। तो भाई 4 गुण क्या है, सबसे पहले पहला गुण है पराबैंगनी किरणें गैसों को आयनित करती है, आयनाइज्ड करती है, गैसों को आयनित करती है। पहला गुण है पराबैंगनी का, अल्ट्रावायलेट की बात हो रही है, ठीक है भाई। पराबैंगनी किरणें फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, पहला क्या है, गैसों को आयनित करती है पराबैंगनी का। एकदम सिंपल समझा रहा हूं, जो मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहा है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेट ए का वीडियोस डाल दियो, अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। इस सेट बी का है और हिंदी मीडियम की सीरीज चल रही है, अभी हिंदी मीडियम हिंदी माध्यम लोगों को समझाया जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। चल सो भाई कहानी क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट की प्रभावित करती है, ठीक है। तीसरा क्या है, पराबैंगनी किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, ठीक है। चौथा क्या है, पराबैंगनी किरणें प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती है। तो यहां तक समझ आया कि पराबैंगनी के 4 गुण होते हैं कि किरणें क्या होता है, पराबैंगनी किरणें गैसों को आयनित करती है, प्रतिदीप्ति करती है, दूसरा प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करती है, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न करती है, तीसरा फोटोग्राफिक प्लेट की। एकदम माइंड में सेटअप कर लो, पराबैंगनी की कहानी आएगी तो माइंड में सेटअप करना है आपको कि फोटोग्राफिक प्लेट में को प्रभावित करती है और प्रकाश प्रभाव जो याद है ना बेटा, आपको याद है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करती है। ये माइंड में सेटअप करना, एकदम माइंड में सेटअप रखना, एकदम कहीं भी नहीं समझ आएगा तो पूछने का, ठीक है, ठीक है भाई। ये देखो ये कुछ क्वेश्चंस है, एक कुछ क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। एक उभयवतल लेंस की गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक 1.5 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/f इक्वल म्यू माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज कर देना और उसके बाद ब्रैकेट में 1/r1 1/r1 माइनस 1/r2 करके आप इसको प्रूफ करेंगे और यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस प्रकार का आएगा। सबकी वैल्यू यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला नहीं भूलना, ये फोकस दूरी जब ज्ञात करो तो फोकस क्या है, फोकस दूरी जब ज्ञात करो तो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना। क्या होगा, 1/f इक्वल म्यू माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज करना, 1/r1 माइनस 1/r2, माइंड में सेटअप कर लो बेटा, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए इस टाइप को तो पूरा लॉजिक अलग से बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो भाई क्या है इसके बाद, ओके नाउ सो विद्युत परिपथ खींचकर पीएनपी ट्रांजिस्टर सीई विधि की कार्य विधि समझाइए। अच्छा कार्य विधि भी आपको पढ़ना है बेटा पीएनपी का, ठीक है। तो कार्य विधि पढ़ना है तो यहां पर आपको डायग्राम में दिखेगा, ये देखो, ठीक है, डायग्राम में आपको दिखेगा। चलिए तो क्या दिखेगा, चित्र में देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ प्रदर्शित किया गया है, यहां पर आपको देखिए, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, आपको डायग्राम आपको दिख रहा है, एकदम सिंपल डायग्राम है बेटा, ठीक है। तो भाई यहां पर आप देखिए इसमें उत्सर्जक को आधार और संग्राहक पूरा पीएनपी और एनपीएन आपको ट्रांजिस्टर समझाना पड़ेगा बेटा, ठीक है, पीएनपी और एनपी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लगता है कि समझना चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा। पीएनपी ये जो चैप्टर है ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको भूल नहीं सकते, पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको अलग से पढ़ोगे ना तब मजा आएगा, इसको रटोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए तो ये एकदम समझ आया दोनों, नेक्स्ट आगे बढ़ते अपन। ए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
2025 के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसका अगर आपको लगता है तो एक बार आप मुझे कमेंट करिएगा। पीएनपी और एनपीएन उसको अलग से समझाना पड़ेगा, जो मेरे को लग रहा है जो अलग से समझाना पड़ेगा उसको अलग से समझाऊंगा, ठीक है। बाकी अपन वन शॉट कर रहे हैं। नाभिक के बल क्या है? नाभिक के बल वह बल है जो न्यूक्लियानो, ठीक है, को नाभिक के अंदर बांधे रखता है, अंदर बांधे रखता है नाभिक के बल, ठीक है, हाँ, को बांधे रखता है। पहला छह नियतांक क्या है? देखो ये पहले क्लियर हो गया बेटा। नाभिक के बल क्या है? नाभिक के बल वह बल है जो आपको न्यूक्लियानो को नाभिक के अंदर क्या आता है? आपको बांधे रखता है। छह नियतांक क्या है? छह नियतांक का व्युत्क्रम वह समय जिसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ में विघटन के कारण परमाणु की संख्या मूल मान का 1/e पावर के वह भाग रह जाता है, ठीक है। द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति मतलब खर्चा होना, क्षति होना, नहीं, क्षति होना। तो द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर, उसके जो कंपोनेंट्स है ना, द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। क्लियर है? चलिए, किसी चालक की लंबाई खींचकर दोगुनी करें तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ये थोड़ा ना क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट लग रहा है, पता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस जोर उसमें दे रहा हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, ठीक है। जैसे नाभिक के बल क्या लग रहा है मेरे को, ये डेफिनेशन हो सकता है, चांसेस है, ठीक है। बाकी ये चैप्टर तो पूरे इस टॉपिक्स पढ़ने पड़ते तब जाकर इसको आपको समझ आएगा। ये लॉजिक गेट तो आएगा ही आएगा, और मैं समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये सेट बी की बात है क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट, हाँ क्या था, ओके। कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? कार्यफलन क्या है? कार्यफलन से क्या किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तल तक लाने में खर्च हुई ऊर्जा को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। एकदम सिंपल समझाना है। कार्यफलन क्या है? किसी धातु के अंदर किसी धातु के अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तल तक लाने के लिए खर्च ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? उस धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को उस धातु का कार्यफलन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कार्यफलन को किससे दर्शाते? फाई से, ठीक है, फाई से दर्शाते। इसे पराय इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मापते हैं, जो ऊर्जा का एक ही मात्रक है। एकदम सिंपल है। कार्यफलन किसे कहते हैं? किसी धातु के अंदर उपस्थित क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तल तक लाने के लिए जो खर्चा ऊर्जा होता है, उस धातु का क्या कहते हैं? उसे अपन कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते। इसका मापते क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। एकदम क्लियर। धातु तल से इलेक्ट्रॉनों को सृजित कराने के लिए आपतित प्रकाश के अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य तथा उसके संगत न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहते हैं। दहली आवृत्ति क्या है? देखो, न्यू नॉट लैम्डा नॉट, ये जो है ये दहली तरंग धैर्य, ये तरंग धैर्य है, और ये आपका आवृत्ति है। आवृत्ति को न्यू से दर्शाते हैं और तरंग धैर्य को किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से दर्शाते हैं, और नॉट लगा तो दहली, ठीक है भाई। ये एकदम आपतित प्रकाश के अधिकतम तरंग धैर्य को और न्यूनतम, यहां पर न्यूनतम आवृत्ति को, न्यूनतम कम अधिकतम ज्यादा को अपन दहली तरंग, एकदम सिंपल याद रखना। तो कार्यफलन की फॉर्मूला इस प्रकार होता है, जहां पर h क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। आइंस्टाइन के प्रकाश की पद्धति के अनुसार ये एकदम याद रखो, E इक्वल टू mc स्क्वायर पढ़ते हैं ना बेटा, तो E मैक्सिमम आपका होता है 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपतित, इससे स्पष्ट ये होता है जब आपतित फोटोन की ऊर्जा h न्यू कार्यफलन के ठीक बराबर होता है, मतलब ये समझ आता है अपने को कि भाई ये फाई इक्वल h न्यू, ये आपका बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो ठीक है, ये बहुत एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है? सेट ए में आपने डेफिनेशन देखा होगा या परिभाषा देखा होगा, ठीक है। इसमें अपन क्या है? रूपांतरित किया जाता है। कैसे? देखिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के 3 चरण होती है। सबसे पहला चरण आपको याद रखना सैंपलिंग, दूसरा क्वांटीकरण जिसको इंग्लिश में क्वांटाइजेशन कहते हैं, तीसरा कोडिंग आपको याद रखना है। इसमें एकदम सैंपलिंग में करना है क्या? एकदम सिंपल, देखो सैंपलिंग, इसके अंतर्गत एनालॉग सिग्नल को संकीर्ण स्पंदों के रूप में व्यक्त करते हैं।
इस स्पंदों को देखो, मैं एक बात बताऊं बेटा, जब आप मॉडल पेपर के आंसर्स पढ़ते हैं या जब आदर्श उत्तर के आंसर्स पढ़ते हैं या परीक्षा बोर्ड के आंसर्स पढ़ते हैं, आप साल भर नहीं पढ़े होते किताबों को, आप कोचिंग सेंटर जाते हो, कोचिंग सेंटर में भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हो सकता है आपके लाइफ में, हो सकता है आप स्कूल जाते हो, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, हो सकता है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी है ना, वो शुद्ध हिंदी है, जो हिंदी आपको ही समझ नहीं आएगी, ऐसी हिंदी आप यहीं के हो प्रॉपर, फिर भी आपको हिंदी नहीं समझ आएगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए ना, गूगल में जाना चाहिए और गूगल में हेडिंग मारना चाहिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके एक हिंदी अब देखिएगा, एक बोलचाल हिंदी रहता है, उसको भी आप लिख सकते हो, ये मैं आपको खास बात बता रहा हूँ, जो हिंदी ना समझ आए उसको आप सर्च कर लो, तो इस टॉपिक को आप आराम से कहां सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च करके उसके आंसर्स निकाल लीजिए और एक टॉपिक को आप वहां पर प्रूव कर सकते हो। क्लैरिटी है? अगर कोई भी हिंदी आपको समझ नहीं आए तो फिर भी मैं पढ़ देता हूं। इन स्पंदों के आयाम मूल सिग्नल के तत्क्षणिक आयामों के अनुपात में होते हैं, इनकी ऊंचाइयों को, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़े, इसको कर लीजिएगा। अच्छा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा पढ़ना, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। वोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहितों को उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन की एनवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। चांसेस है कि ऐसा डायरेक्ट आता है, वो त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये डायरेक्ट आ जाए रेडियस का व्यंजक। ऐसे आप 11th में इसको पढ़े हो, 11th में आप इसको पढ़े हो तो टेंशन आपको नहीं होगा, ठीक है, फिर भी एक बार आप इसको रीडिंग कर सकते हो, बहुत बड़ा नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलिए, परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है। इलेक्ट्रॉन के कुछ विशेष स्थायी कक्षाओं में ही घूमते हैं, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को सर्जन नहीं करते, ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको एकदम सिंपल से आप देख सकते हो, इस डेरिवेशन को कैसे आप प्रूफ कर सकते हो। पहला तो देखिए बेटा, ये हो गया है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है वो h/2 का होता है, ये याद रखना है, एमबीआर, है ना, कोणीय ओमेगा, ओमेगा करके आप यूज करते थे कोणीय संवेग, ठीक है, आप यूज करते थे क्लास 11th में, तो एच यहां पर याद रखना, एन दिया गया एन टर्म्स पे, तो कोणीय संवेग आपका ओमेगा, एमवीआर वेग, संवेग एमवीआर, NH/2 ये ले लिए, कुछ नहीं करना है, ये प्रूव कर लो, ये आपका आता है सूत्र में, त्रिज्या हेतु सूत्र, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच का लगने वाला कुलाम बल, कुलाम 1/4πε0 होता है ना बेटा, हाँ, ये यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको, ये एकदम टेंशन नहीं लेना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, Q1 Q2 लेते थे ऊपर, यहाँ पर Q1 Q2 लेते थे, अरे भाई ऐसे मान लो ये आप चार्ज लेते थे तो यहाँ पर Q1 लेते थे या Q2 लेते थे, है ना, इसको आप Q1 Q2 लेते थे, तो चार्ज में ले रहे तो क्या इलेक्ट्रॉन ही तो है ना भाई, उसके स्क्वायर में, यहाँ पर बस इक्वल में क्या लेते थे, Q लेते थे, तो Q का स्क्वायर। तो ये आप पूरा प्रॉपर आप जो डेरिवेशंस क्लियर करके देखोगे तो कुछ नहीं करना है, ये MVR है, ठीक है, MVR दिख रहा है आपको, आपको ये F दिख रहा है आपको, आपको कुछ नहीं करना है भाई, ये NH/2 दिख रहा है, बस पुट कर दो, वृत्त मार्ग पर घूमने वाली कहानी है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको फोर्स है, MV²/R, क्लियर, कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है भाई एमबी, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका प्रूफ, इसको कर सकते हो, ये आपका क्लास 11 में पढ़े हो, अगर फिर भी डेरिवेशन समझना हो तो कर सकते हैं अपन, मैं पढ़ा दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है, अपन थ्योरेटिकल की बात कर रहे हैं। चलिए, सो भाई डायनेमो और विद्युत मोटर में क्या अंतर है, भाई ये देखो 2025 में ये चांसेस है, एक बार ये चांसेस नहीं है, एक लेकिन पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत रेयर 11 के टॉपिक्स देते हैं, बट फिर भी आप कर सकते हो, इसमें बहुत और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, हाँ, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा, डेरिवेशंस को नहीं भी समझ आएगा तो पूछना मेरे से, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, तो अपन बात करते हैं दमदार टॉपिक पे, डायनेमो और विद्युत मोटर क्या है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनेमो। दूसरा, विद्युत मोटर क्या है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखो भाई, डायनेमो और विद्युत मोटर में उल्टा कर देना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है आपका क्या, विद्युत मोटर। दूसरा, ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ ये बाएं हाथ, ठीक है, विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यह चुंबक के क्षेत्र के धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सिद्धांत पर आधारित है, क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, यहां पर कुछ है, ये देख सकते हो, देख लेना, ये लग रहा है 2025 में चांसेस है, संचार तंत्र, अच्छा दिख नहीं रहे क्या आपको, चलिए, हाँ, क्या है ये, ठीक है,
देखिए, संचार तंत्र के अवयव कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो संचार तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक प्रेषित होता है, ठीक है, दूसरा संचार चैनल, तीसरा अभिग्राही। याद कर लो, एक प्रेषित होता है, एक संचार चैनल होता है और दूसरा आपका अभिग्राही होता है। मैं आपको एक मॉडल पेपर पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि जब आप 3 मार्क्स वाले पढ़ रहे हो तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल है जो आपको समझ नहीं आते, इसके लिए आपका रिवीजन होगा। बेटा ये बहुत खास है, बहुत खास है। आप वीडियो को पढ़ते मतलब देखते देखते भी पढ़ोगे ना तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जो एकदम जेन्युइन लग रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि 2025 में चांसेस है, उसी क्वेश्चंस को मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तो प्रेषित क्या है, इसका कार्य सूचनाओं को प्रसारित करना है। इसका कार्य क्या है, सूचनाओं को प्रसारित करना है। दूसरा संचार चैनल के, इसका कार्य प्रेषित और अभिग्राही के बीच मार्ग उपलब्ध कराना है। भाई सिंपल है, एक होता है प्रेषित, एक होता है संचार चैनल, दूसरा होता है आपका क्या बेटा, अभिग्राही। तो अभिग्राही और प्रेषित के बीच में जो मार्ग है ना, जो बीच में मार्ग उपलब्ध कराना है, उसको अपन क्या बोलते हैं, संचार चैनल बोलते हैं। यह एक विद्युत माध्यम है जो तार युग्म समीप, ठीक है, कि बल और लेजर किरण पुंज का रेडियो तरंग, जो भी अपने अपने ओवन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। इसका कार्य सूचनाओं को ग्रहण करना, तो संचार तंत्र विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक और प्रकाशित हो सकता है। अभिग्राही मतलब सूचनाओं को ग्रहण करना, सूचनाओं को प्रेषित करना, प्रसारित करना, और वो आपका क्या हो गया, अभिग्राही और प्रसारित के बीच के मार्ग को देखना, ठीक है, उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो ये है आपका सेट बी भाई, एकदम सिंपल, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपन बात करेंगे सेट सी पे, नेक्स्ट वीडियो पे अपन सेट सी पे, तीसरा सेट पे अपन बात करेंगे मॉडल पेपर के। एकदम मैं आपको वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपको इजी लगे और आप कर पाओ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।